हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सत्र 2026-27 से कक्षा 7 की जो किताबें हैं वो आपकी बदल गई हैं। पिछले सत्र के अंदर कक्षा 6 की किताबें बदली थी और इस सत्र के अंदर कक्षा 7 की जो किताबें हैं वो सारी की सारी बदल गई हैं। तो आज से हम कक्षा 7 की नई किताब के अनुसार सामाजिक विज्ञान की क्लास शुरू कर रहे हैं। हमने आपके गणित, विज्ञान और हिंदी विषय की क्लास पहले से शुरू कर दी है। वो सारी क्लासेस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय भारत की भौगोलिक यात्रा के, यानी जो अध्याय 1 है भारत की भौगोलिक विविधता। इसके पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहले हम पाठ के भीतर वाले सभी प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे और फिर अगली क्लास के अंदर हम अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो देखो, पहले क्या होता था, केवल पाठ के पीछे ही प्रश्न दिए होते थे। अब जो आपकी नई किताब आई है उनमें पाठ के अंदर भी प्रश्न दिए गए हैं और पाठ के पीछे भी प्रश्न दिए गए हैं। तो इस क्लास में हम पाठ के भीतर जो अलग अलग पेज नंबर पर प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के उत्तर बहुत अच्छे से जानेंगे, वो भी चित्र के साथ में। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले आपके अध्याय के पृष्ठ संख्या 1 पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उनमें से पहला प्रश्न क्या है वो देखें। पहला प्रश्न है, भारत की कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या है? प्रश्न क्या कह रहा है? भारत की कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या है, उनके बारे में आपको लिखना है। तो देखें, इस अध्याय के अनुसार भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा हुआ देश है और भारत को मुख्य रूप से 5 भौगोलिक प्रदेशों या भागों के अंदर विभाजित किया गया है। संपूर्ण भारत भूमि को मुख्य रूप से 5 भौगोलिक भागों के अंदर विभाजित किया गया है। पहला भाग है वो है महान पर्वतीय क्षेत्र। आप सबको पता है कि भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है। इसमें हिमाद्री, हिमाद्री का मतलब है हिम की नदियां, बर्फ की नदियां, इसके बाद हिमाचल और शिवालिक जैसी श्रेणियां शामिल है। यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर 3 श्रेणियां है। सबसे जो ऊपर वाली श्रेणी है जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, दूसरी वाली हिमाचल जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं, और तीसरी सबसे बाह्य हिमालय यानी शिवालिक की श्रेणियां है वो शामिल है। जब हम चैप्टर की व्याख्या को पढ़ेंगे तब हम इन चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। दूसरा जो भारत का भौगोलिक प्रदेश है वो है गंगा और सिंधु का मैदान, जिसे उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश भी कहा जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाई गई अत्यधिक उपजाऊ भूमि, जहां पर खेती बहुत बड़े लेवल पर होती है, परिवहन की बहुत अच्छी सुविधा है। इस वजह से भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या इसी मैदानी प्रदेश के अंदर क्या करती है? निवास करती है। तीसरा भाग है हमारा वो है मरुस्थलीय भूभाग। भारत के पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है, जो कैसा क्षेत्र है? एक शुष्क, क्योंकि वहां पर बहुत कम बारिश होती है, चारों ही तरफ हमें रेत ही रेत नजर आती है। इसके अलावा भारत के सबसे ऊपरी भाग में लद्दाख जैसा एक शीत मरुस्थल, यानी बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ मरुस्थल भी नजर आता है, और वो भी क्या है? वो भी हमारे भारत देश का एक हिस्सा है। तो भारत में शुष्क मरुस्थल यानी गर्म मरुस्थल और ठंडा मरुस्थल, दोनों ही प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। अगला भाग है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। यह 3 और जल से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ एक त्रिकोणीय क्षेत्र है ना। और 3 और पानी से घिरा होने की वजह से ही इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जो आपके खनिजों और वनों से समृद्ध है, जहां पर खनिज और वन बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है। और अगला भारत का जो भौगोलिक प्रदेश है वो है द्वीप समूह। भारत के पास 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। पहला है अरब सागर के अंदर मौजूद लक्षद्वीप समूह,
दूसरा है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा बात करें तो भारत में अरावली की पहाड़ियां जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और साथ ही साथ पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान भी भारत की क्या है, प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। तो ये सारी की सारी हमने भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको हमने मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा है, उनके बारे में यहां पर हमने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है। जब हम चैप्टर की व्याख्या को पढ़ेंगे तब मैं प्रत्येक भाग को बहुत अच्छे से विस्तार के साथ में आपको समझाऊंगा। चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास भी बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी, जैसा हमने पिछले सत्र के अंदर करवाई थी। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत की भौगोलिक विविधताएं हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। अभी हमने भारत की अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं पढ़ी। उत्तर में विशाल हिमालय, फिर उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, फिर थार का मरुस्थल, फिर हमारा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, फिर हमने पढ़ा हमारे द्वीप समूह। तो ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो भारत की भौगोलिक जो विविधता है वो हमारे जीवन के हर पहलू को बहुत अधिक गहराई से क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे सबसे पहले बात करें जल और कृषि की, तो हिमालय की बर्फ पिघलने से जो नदियां निकलती है, गंगा यमुना, हिमालय की बर्फ पिघलने से जो नदियां गंगा और यमुना जैसी नदियां बनती है, जो हमें पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी और उद्योगों के लिए जल प्रदान करती है। उत्तर का विशाल उपजाऊ मैदान कृषि के लिए हमें एक आदर्श स्थान प्रदान करते हैं। पहला फायदा तो यह है। दूसरा फायदा जलवायु और संस्कृति, पहाड़, समुद्र और मरुस्थल भारत की जलवायु को एक आकार देते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु के अनुसार ही वहां के लोगों का खान पान, वहां के लोगों की वेशभूषा और जीवन शैली भी बदलती है। उदाहरण की बात करूं मैं तो थार के मरुस्थल के लोगों ने अपनी जीवन शैली को वहां की कठोर परिस्थितियों के अनुरूप ढाला है, क्योंकि थार के मरुस्थल के अंदर पानी की बहुत कम मात्रा देखने को मिलती है। इस वजह से वहां के लोगों ने उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाला है। फिर बात करें तीसरा जो प्रभाव है वो है आर्थिक अवसर पर। प्रायद्वीपीय पठार है हमारा जो क्षेत्र, वो खनिजों और ऊर्जा संसाधनों जैसे कोयले से समृद्ध है, जो वहां के उद्योगों और अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं। वही तटीय क्षेत्रों में पतन यानी पोर्ट्स, बंदरगाह, व्यापार और मछली पकड़ने के अवसर है वो प्रदान करते हैं। आगे बात करें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। हिमालय जैसे पर्वत अनेक संस्कृतियों और आस्थाओं का केंद्र है, जो दुनिया भर से लोगों को आध्यात्मिक शांति और पर्यटन के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा हिमालय के अंदर आपके उत्तराखंड में नैनीताल, मसूरी, वैष्णो देवी जैसे बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जहां पर लाखों की संख्या में पर्यटक है वो घूमने के लिए आया करते हैं। अगला प्रभाव है वो है आवास और सुरक्षा के ऊपर। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र भारत के लिए प्राकृतिक सीमाओं और सुरक्षा दीवारों का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो कुल मिला के भारत की जो अलग अलग भौगोलिक विविधताएं हैं वो हमारे जीवन को कई पहलुओं से क्या करती है, प्रभावित करती है। चाहे वो जल और कृषि के मामले में हो, जलवायु या संस्कृति के मामले में हो, आर्थिक मामलों में हो, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मामलों में हो, आवास और सुरक्षा के मामले में हो। हमारी जो भारत की भौगोलिक विविधता है वो सभी तरीकों से हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित जरूर करती है। आगे बढ़े हम पेज संख्या 3 पर दिए गए प्रश्न की बात करते हैं। पेज संख्या 3 पर पहला प्रश्न दिया गया है, क्या आप बता सकते हैं कि भारत लगभग किन अक्षांशों और देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। देखो आपके ग्लोब के ऊपर जो आड़ी रेखाएं होती है, ग्लोब के ऊपर जो आड़ी रेखाएं होती है उन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, और जो ग्लोब के ऊपर खड़ी रेखाएं होती है उन्हें कहा जाता है देशांतर रेखाएं। तो आपको बताना है कि भारत है वो ग्लोब के ऊपर किन अक्षांशों और देशांतरों के बीच में स्थित है। देखो भारत के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देखो
जैसे ये भारत है, ये भारत है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहां पर कितना है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये भारत का क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा प्यारा भारत देश फैला हुआ है। आगे बढ़े हम, दूसरा प्रश्न, भारत के भौगोलिक मानचित्र पर भौगोलिक विशेषताओं की पहचान करें। देखो यहां पर भारत को हमने मुख्य रूप से 5 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर बांटा था। देखो यहां पर पहला महान पर्वतीय क्षेत्र, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है महान पर्वतीय क्षेत्र, जो ये ऊपर वाला भाग दिख रहा है पूरा भूरे रंग में, वो पूरा हमारा हिमालय क्षेत्र है। यहां पर देखो कौन सा भाग है, थार का मरुस्थल। फिर इधर हिमालय से नीचे और थार के मरुस्थल के पूर्व में कौन सा है, गंगा और सिंधु का मैदान है। फिर यहां पर नीचे देखो त्रिभुज के आकार में कौन सा है, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है। फिर यहां पर लक्षद्वीप समूह और इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर इधर आपका पश्चिमी तट और इधर है आपका पूर्वी तट, है ना। ये भारत के क्या है, भौगोलिक प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पेज संख्या 4 पर, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत का नाम क्या है। तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाले पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8000 मीटर से भी अधिक। कितनी है 8848 मीटर, है ना, 8848 मीटर। ये विश्व की सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम है। और भारत की पूछे तो वो कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, चलिए ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखो पेज संख्या 6 पर दिया गया प्रश्न, पेज संख्या 6 पर जो प्रश्न है वो कह रहा है, क्या आप हिमालय के विभिन्न भागों में स्थित राज्यों के नाम ज्ञात कर सकते हैं। यानी जहां जहां पर हिमालय का विस्तार है वहां पर भारत के कौन कौन से राज्य पाए जाते हैं। देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग में एक चाप यानी कुछ इस तरह फैली हुई है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो भारत के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग में कुछ इस तरह फैली हुई है ना। इसके विभिन्न भागों में हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, जो हिमालय के 3 भाग है, 3 श्रेणियां है, उसमें कुछ प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो मौजूद है। अब सबसे पहले बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। वो कौन कौन से हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो यहाँ ऊपर वाले भाग के अंदर स्थित है। सबसे ऊपर लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है। फिर बात करें राज्य की, राज्य के अंदर हिमाचल प्रदेश और झारखंड, हिमाचल प्रदेश और झारखंड ये यहां वाले भाग में है। हिमाचल प्रदेश और झारखंड, उत्तराखंड, झारखंड नहीं उत्तराखंड, यहां पर उत्तराखंड है और यहां आपका हिमाचल प्रदेश है। अभी मैं नक्शे के अंदर भी बताऊंगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे वाले भाग में सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यहां पर चलते हैं, यहां पर सिक्किम है और यहां पर आपका पश्चिम बंगाल है। उससे आगे चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम के कुछ पहाड़ी हिस्से। तो ये सारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, राज्य के अंदर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम का कुछ पहाड़ी भाग, यहां पर हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। चलिए आपको नक्शे के अंदर भी बताता हूं, ये पूरा हिमालय का विस्तार है। देखो यहां पर सबसे पहले क्या है, लद्दाख है, लद्दाख के बाद जम्मू और कश्मीर, ये क्या हो गए केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। फिर आगे बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उससे आगे चलते हैं तो सिक्किम और पश्चिमी बंगाल, उससे आगे अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और यहां पर कौन सा है, असम। इन सभी राज्यों के अंदर जो आपका हिमालय है वो फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आप नक्शे के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े हम। अगला है पेज संख्या 11 पर दिए गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, गर्मियों में सूखने की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर ज्यादातर नदियों के अंदर जो पानी है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। लेकिन जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें गर्मियों के अंदर जल की मात्रा और बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, वो आपको बताना है। जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं तो केवल क्लास देखनी नहीं है। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आ रही है तो आप सभी लोग मुझसे वादा कीजिए कि अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और यदि अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी प्रकार की क्लासेस आपको समय पर मिल सके। तो देखो, ब्रह्मपुत्र के अंदर गर्मियों में, ब्रह्मपुत्र नदी में गर्मियों के अंदर जो पानी का लेवल बढ़ जाता है, इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है हिमनद यानी ग्लेशियर का पिघलना। हिमनद का मतलब है कि जो बर्फ के पर्वत है, जो बर्फ के पठार है, जो बर्फ की चोटियां है, उन बर्फ के पर्वतों या बर्फ की चोटियों का पिघलना। ब्रह्मपुत्र एक हिमालयी नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है, हिमालय से। इसका उद्गम हिमालय के अंदर तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित हिम नदों से, बर्फ के छोटे छोटे झीलों से होता है। गर्मियों में जब तापमान बढ़ जाता है तो हिमालय की बर्फ और हिमनद तेजी से पिघलते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे नदी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा क्या कारण है, भारी वर्षा। गर्मियों के अंत में और मानसून की शुरुआत में भारत का जो पूर्वोत्तर वाला भाग है और तिब्बत के क्षेत्रों में भारी बारिश होती है, जिससे नदी का जल स्तर और अधिक क्या हो जाता है, गर्मियों के अंदर बढ़ जाता है। तो दो कारण है। पहला कारण तो है बर्फ की चोटियों का पिघलना, कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से निकलती है, हिमालय से। गर्मियों में क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, और जब ताप बढ़ता है तो बर्फ है वो पिघलने लगता है, जिससे नदी के अंदर पानी का लेवल और बढ़ जाता है। और दूसरा कारण है भारी वर्षा। गर्मियों के अंत में और मानसून की शुरुआत में तिब्बत के क्षेत्र में और जो भारत का पूर्वी भाग वाला क्षेत्र है वहां पर बहुत अधिक बारिश होती है, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी में गर्मियों के मौसम में पानी का लेवल काफी हद तक बढ़ जाता है। ठीक, आगे बढ़े हम। दूसरा प्रश्न, आइए पता लगाए, मैदानी क्षेत्रों में प्रकाश के सकेंद्रण पर ध्यान दीजिए। इस सकेंद्रण का क्या कारण हो सकता है? प्रश्न क्या कह रहा है कि जो आपके मैदानी क्षेत्र है वहां पर प्रकाश का सकेंद्र यानी प्रकाश बहुत अधिक चमकता है, दिखाई देता है, प्रकाश की चमक बहुत अधिक नजर आती है। इसके पीछे क्या कारण है वो बताना है। देखो यहां पर चित्र, उपग्रह के द्वारा दिए गए चित्र में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जो प्रकाश का भारी सकेंद्रण दिखाई दे रहा है उसके मुख्य कारण ये है। ये देखो चित्र है जो ऊपर सैटेलाइट से गंगा के मैदान का लिया गया है। अब यहां पर देखो ये बहुत ज्यादा चमकीला नजर आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है वो बताने हैं। देखो, तो यहां का पहला कारण है वो है यहां की सघन जनसंख्या। गंगा के मैदान बहुत अधिक उपजाऊ है, जहां कृषि, जल और परिवहन की उत्तम सुविधाएं मौजूद है। इस वजह से भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या यहां पर निवास करती है, क्योंकि खेती के लिए उपजाऊ जमीन है, बहुत प्रॉपर मात्रा में पानी है और परिवहन की बहुत उत्तम सुविधा है। इस वजह से भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या यहां पर निवास करती है। दूसरा कारण है शहरीकरण और बिजली। इस क्षेत्र के अंदर यानी जो मैदानी प्रदेश है उसमें दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे बड़े शहर और औद्योगिक केंद्र यहां पर स्थित है। रात के समय इन शहरों की सड़कों, घरों और उद्योगों की बिजली की रोशनी उपग्रह चित्र में प्रकाश के सकेंद्रण के रूप में चमकती हुई दिखाई देती है। यानी उत्तर के इस विशाल मैदान में भारत के बहुत बड़े बड़े शहर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे शहर स्थित हैं। और रात के समय इन शहरों की सड़कों की लाइटें, घरों की लाइटें, उद्योगों की बिजली वो सारी चमकती हुई नजर आती है।
इस वजह से यहां पर हमें प्रकाश का सकेंद्रण यानी प्रकाश की चमक नजर आती है। अगला कारण क्या है? समतल भूभाग। यह परिवहन तंत्र यानी सड़क परिवहन और रेल परिवहन का सघन जाल बिछा हुआ है, जो विकास और सघन बस्तियों को क्या देता है? जो विकास और सघन बस्तियों को बढ़ावा देता है और बहुत अधिक जनसंख्या यहां पर निवास करती है। आगे बात करें पेज संख्या 12 पर। प्रश्न दिया हुआ है, रेत के टीलों का आकार कैसा होता है? पर्वत चट्टानों से बने होते हैं और उनका आकार तो कैसा होता है? स्थिर, फिक्स होता है, निश्चित होता है। आपको क्या लगता है, रेत के टीलों का आकार भी पर्वतों के समान होता है? जबकि वे केवल किससे बने होते हैं? रेत से बने होते हैं। देखो चित्र के अंदर रेत के अलग अलग टीलों का आकार दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको अलग अलग आकार के रेत के टीले नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। देखो बात करें हम रेत के टीलों के आकार की, तो रेत के टीले आमतौर पर छोटी पहाड़ियों, लहरदार टीलों या अर्धचंद्राकार आधे चांद की आकृति के बने होते हैं। ये दिखने में छोटी पहाड़ियों जैसे लगते हैं और कभी कभी इनकी ऊंचाई 150 मीटर तक भी हो सकती है ना। तो रेत के टीलों को जो आकार है वो पर्वतों के जैसा नहीं होता है, फिक्स आकार नहीं होता है, वो समय के साथ बदलता रहता है। अब पहाड़ जैसी आकृति नहीं होती है, इसके पीछे कारण क्या है ना। देखो यद्यपि रेत के टीले केवल रेत के कणों से बने होते हैं, ये पर्वतों की जगह स्थायी नहीं होते हैं, फिर भी कभी कभार इनकी जो आकृति है वो पहाड़ों जैसी इसलिए दिखती है क्योंकि यानी जो रेत के टीले हैं उनकी कोई फिक्स आकृति नहीं होती है, लेकिन कभी कभार उनकी जो आकृति है वो पर्वतों के जैसी नजर आती है। इसके पीछे क्या कारण है? एक कारण है पवन यानी हवा की भूमिका। जब हवा तेज चलती है तो वह रेत को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो पहला कारण तो यह है। अगला कारण क्या है? अगला कारण है रेत का निक्षेपण। जब हवा की गति धीमी होती है या रास्ते में कोई बाधा आ जाती है तो हवा अपने साथ लाई गई रेत को एक ढेर के रूप में वहां पर जमा कर देती है, जिससे वहां पर एक टीले नुमा आकृति बन जाती है। तीसरा कारण है ढाल का निर्माण। रेत के बार बार जमा होने से एक ढाल यानी स्लोप बन जाता है, जो देखने में एक छोटी पहाड़ी या पर्वत के जैसा प्रतीत होता है। लेकिन हवा की दिशा बदलने पर इसका आकार और स्थान दोनों चीजें क्या होती है? दोनों चीजें आपकी बदलती रहती है। इस वजह से रेत के टीलों का आकार कभी भी पर्वतों के जैसा स्थायी यानी फिक्स नहीं होता है, वो बार बार बदलता रहता है। आगे बात करें पेज संख्या 14 की। आइए मानचित्र पर वापस चलते हैं। थार मरुस्थल से पूर्व की ओर धीरे धीरे अपने रास्ते को देखिए। क्या आपको अरेवली की पहाड़ियां दिख रही है? देखो यहां पर ये पूरा क्या है? थार का मरुस्थल। और थार मरुस्थल से जब हम पूर्व की तरफ चलते हैं तो हमें यहां पर कौन सी पहाड़ियां नजर आती है? हमें जो यहां पर पहाड़ियां नजर आती है वो नजर आती है अरावली की पहाड़ियां। तो हम कहेंगे कि हाँ, जब हम भारत के भौतिक मानचित्र पर थार मरुस्थल से पूर्व की ओर चलते हैं तो यहां पर हमें अरावली की पहाड़ियां है वो स्पष्ट रूप से नजर आती है। ये पहाड़ियां क्या करती है? ये पहाड़ियां मरुस्थल और उपजाऊ गंगा के मैदानों के बीच में एक प्राकृतिक विभाजक का काम करती है। यानी ये थार के मरुस्थल को आगे बढ़ने से क्या करती है? आगे बढ़ने से रोकती है। और ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, देखो ये वाला भाग कौन सा है? ये आपका उत्तरी मैदान है। इधर कौन सा है? थार के मरुस्थल। तो इन दोनों के बीच में एक दीवार की तरह काम करती है आपकी अरावली पर्वतमाला, और ये थार के मरुस्थल को आगे बढ़ने से क्या करती है? रोकती है। ठीक, आगे बढ़े हम। अगला प्रश्न पेज संख्या 15 पर। पेज संख्या 15 पर जो प्रश्न है, उन राज्यों की पहचान करें। क्या कह रहा है? उन राज्यों की पहचान करें जिनमें अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। क्या आप इसमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात को देख सकते हैं? तो देखो जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो देखो गुजरात से शुरू होती है। यहां से क्या हो रही है? यहां से अरावली पर्वतमाला शुरू होती है। गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है पालनपुर, वहां से ये शुरू होती है। वहां से फिर जाती है राजस्थान में। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे अधिक भाग, लगभग 80% अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर ही स्थित है। फिर हरियाणा के अंदर, यह हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों से गुजरती है और आगे अंत में कहां जाती है? दिल्ली तक। दिल्ली के अंदर है रायसीना हिल्स,
वहां तक ये पहुंचती है। तो गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर अंत कहां होता है? दिल्ली के अंदर। बात करूं मैं विशेष तथ्य की, तो अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। लगभग 2.5 अरब वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो है आपकी माउंट आबू के अंदर गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? कहीं पर लिखा हुआ है 1722, कहीं पर लिखा हुआ है 1728 मीटर। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट आबू, उसके अंदर एक जगह पड़ती है गुरु शिखर, वो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और प्यारे बच्चों, मैं माउंट आबू का ही निवासी हूं, है ना। मैं माउंट आबू जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, मैं वहां का ही निवासी हूं। तो हम कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला भारत के 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंदर फैली हुई है। देखो यहां पर यह नक्शा भी आपके सामने दिया हुआ है। देखो कहां से शुरू हो रही है? गुजरात से। गुजरात के अंदर यहां पर एक जगह पड़ती है और वो जगह है पालनपुर, है ना। यहां से शुरू होती है, यहां से फिर कहां प्रवेश करती है? उदयपुर के पास से प्रवेश करती है राजस्थान में। राजस्थान में देखो बहुत बड़ी श्रृंखला, लगभग अरावली का 80% भाग राजस्थान में पाया जाता है। अंत में ये हरियाणा से होते हुए लास्ट में कहां जाके समाप्त हो जाती है? दिल्ली जाके समाप्त हो जाती है। तो अरावली पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों के अंदर फैली हुई है। आगे बात करें हम पेज संख्या 16 की। पेज संख्या 16 पर प्रश्न दिया हुआ है, पुस्तक के अंत में दिए गए भारत के भौगोलिक मानचित्रों को देखिए और नदियों के प्रवाह की दिशा पर ध्यान दीजिए। यानी नक्शे को देखकर यह बताना है कि भारत में नदियां किस दिशा में बहती है। तो देखो प्रायद्वीपीय पठार की ज्यादातर नदियां, ये जो देखो प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है, ये वाला भाग, नीचे जो आपको त्रिभुजानुकार भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, प्रायद्वीपीय पठार की ज्यादातर नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी के प्रवाह की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है ना। कहां से है? पश्चिम से पूर्व की ओर। देखो यहां पर कुछ नदियां हैं, इसमें देखो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। मैं आपको नक्शे के अंदर भी बताता हूं। देखो ये कौन सी है? आपकी तापी। फिर यहां पर देखो कौन सी है? ये महानदी। फिर ये आपकी गोदावरी, ये आपकी कृष्णा और ये कावेरी। ये कहां बहती है? ये आपकी बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। कहां बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में ये बहती है, इस डायरेक्शन में। इसका कारण क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। लेकिन कुछ नदियां हैं, जैसे यहां पर देखो आपकी नर्मदा और तापी। कौन सी नदियां? 2 नदियां है, वो है आपकी, एक तो है नर्मदा और एक तापी। ये यार आपकी तापी रही और इधर नदी है एक, वो है नर्मदा। ये नदियां बहती है आपके पश्चिम की तरफ अरब सागर में, और ये ज्यादातर जो नदियां है वो आपके पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। तो भारत के अंदर ज्यादातर जो नदियां है, ज्यादातर नदियां कहां? आपके पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो पश्चिमी घाट से कहां है? पूर्व की ओर है। इस वजह से ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। केवल 2 नदियां हैं, नर्मदा और तापी, ये पश्चिम में अरब सागर के अंदर जाके गिरती है। आगे बढ़े हम, अगला प्रश्न पेज संख्या 17 पर। आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात राज्य के अंदर आदिवासी समुदाय फैला हुआ है। मानचित्र में इनकी स्थिति देखिए और इन्हें भौतिक मानचित्र से जोड़िए। यानी नक्शे के अंदर आपको इनकी स्थिति बतानी है ना। देखो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये मुख्य रूप से कहां पर है? छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश और मध्य उच्च भूमि के घने जंगलों वाले क्षेत्र में स्थित है। असम ब्रह्मपुत्र घाटी और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात ये दक्कन के पठारी क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में उबड़ खाबड़ जमीन और घने वन इन आदिवासी समुदायों की विशिष्ट जीवन शैली और संस्कृति के आधार बने हुए हैं। इनको आपको नक्शे के अंदर बताना है। देखो ये भारत का नक्शा है ना, जहां पर मैंने अलग अलग स्थानों को नक्शे के अंदर बताया है। जैसे देखो यहां पर देखो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम, इनको मैंने यहां पर बताया है। फिर देखो यहां पर कौन कौन से क्षेत्र है। ये तो देखो राजनीतिक मानचित्र है जिसमें हमने राज्यों को बताया है,
और ये भौतिक मानचित्र है जिसमें प्रदेश को बताया है। तो प्रदेशों में देखो मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र घाटी और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। यहां पर मुख्य रूप से आपका जो आदिवासी समुदाय है वो पाया जाता है। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं पेज संख्या 19 पर। बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली 5 नदियों के नाम और भारत के तटीय राज्यों का पता लगाना है। 2 प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी के अंदर देखो पहली नदी कौन सी है, गंगा। फिर दूसरी कौन सी है आपकी, ब्रह्मपुत्र। यहां पर कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। फिर ये महानदी, देखो गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, फिर गोदावरी और कृष्णा। ये 5 नदियां है वो कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। यहां पर भी नाम लिखा हुआ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। अब भारत के तटीय राज्य जो बिल्कुल तट के ऊपर मौजूद है वो कौन कौन से हैं। देखो तटीय राज्य की यदि मैं बात करूं यहां पर, तो तटीय राज्य में देखो आपका, देखो यहां पर सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद यहां पर आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, यहां पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये सारे भारत के क्या है, भारत के तटीय राज्य है। जिसमें से देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल ये पश्चिमी तट पर है, इस वाले भाग में है। ये वाला पश्चिमी तट है और ये आपका पूर्वी तट है। पूर्वी तट पे कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आपके पूर्वी तट वाले राज्य है। आगे बढ़े हम, भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों के मध्य क्या क्या अंतर है। एक तो पश्चिमी तटीय मैदान, देखो भारत का नीचे वाला भाग कुछ ऐसा है ना। तो जो ये वाला भाग है ये कौन सा है, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। और ये वाला भाग है कौन सा है, पूर्वी तटीय मैदान। तो दोनों भागों के जो मैदान है उनमें क्या अंतर है वो बताना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। तो ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है। यहां पर कौन सा सागर है आपका, अरब सागर है ना। और यहां पर कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में है। फिर पश्चिमी तटीय मैदान यहां पर गुजरात से लेकर कहां तक फैला है, यहां पर केरल तक, गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है। पूर्वी तट या तमिलनाडु से लेकर कहां तक फैला हुआ है, तमिलनाडु से उड़ीसा। फिर पश्चिमी तट के जो मैदान है वो ज्यादातर संकरे हैं, जबकि पूर्वी तट के मैदान ज्यादातर अधिक चौड़े हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की जो नदियां है वो नर्मदा और तापी 2 प्रमुख नदियां हैं। पूर्वी तट के अंदर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती है। पश्चिमी तट की जो नदियां है वो ज्वारंद मुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ज्वारंद मुख यानी आगे जाके ये क्या करती है, आपके छोटे छोटे ज्वार बनाती है ना, यानी बीच के भाग एक उभरा रहता है, उसके चारों तरफ नदियां फैल जाती है। जबकि पूर्वी तट की जो नदियां है वो विशाल और उपजाऊ डेल्टा बनाती है। ये क्या होते हैं, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर पश्चिमी तट की जो तट रेखा है वो कटी फटी है और प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। वही पूर्वी तटीय मैदान की तट रेखा बहुत अधिक नियमित है और कैसी है, बिल्कुल समतल है। तो दोनों के बीच में अंतर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, जब नदियां तटों के निकट अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। देखो यहां पर जब नदियां, जब ये देखो मुख्य नदियां है, समुद्र में मिलने से पहले ये छोटी छोटी धाराओं के अंदर क्या हो जाती है, छोटी छोटी धाराओं के अंदर बढ़ जाती है। इन धाराओं को क्या कहेंगे, वितरिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, इन धाराओं को हम कहेंगे वितरिकाएं। और इन वितरिकाओं के जाल से किसका निर्माण होता है, वितरिकाओं के जाल से डेल्टाओं का निर्माण होता है। तो जब नदियां तटों के निकट पहुंचती है तो अनेक छोटी छोटी धाराओं के अंदर बढ़ जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वितरिकाएं। और वितरिकाओं के जाल से क्या बनता है, डेल्टा बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उन सभी के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। क्लास ज्यादा लंबी न हो इसके लिए पाठ के पीछे जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं
उनको हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी प्रकार के नोट्स और अपडेट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। सभी प्रकार के नोट्स, सभी प्रकार की क्लासेस की जानकारी आपको टेलीग्राम पर समय समय पर मिलती रहेगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि क्लास होते ही आपको जानकारी समय पर मिल जाएगी। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।